सिविल्स फोड़ो। हम बीपीएससी 68 का ये पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस का पोर्शन हम कवर करेंगे। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, हमने साइंस के और भी वीडियोस कवर किए हैं जिसमें साइंस के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। और पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी हो यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर पीवाईक्यू ढंग से किया है तो आप ये मानिए कि आपका 80 to 90% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, 80 to 90%, राइट। 80 to 90% आपका सिलेबस कवर हो जाता है सिर्फ पीवाईक्यू से। प्लस आपको ये भी पता चलते रहता है कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, आपको वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दिलवाना चाहता है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा सिर्फ एंड सिर्फ पीवाईक्यू से, राइट। तो इसलिए पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी सिलसिले में हम ये सीरीज अपना चालू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे 68 बीपीएससी का, ठीक है, जिसका पार्ट 1 है। ये छोटे छोटे पार्ट्स में है ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा ऐसे बर्डन टाइम ना लगे, छोटे छोटे वीडियोस इजीली देख पाएंगे, इसलिए इसको हम छोटे छोटे वीडियोस में ही बनाएंगे। 15 क्वेश्चन अराउंड होंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, तो पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 में अगेन 15 क्वेश्चन होंगे, सो 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, राइट। और ये सारे क्वेश्चन हमने ऑफिशियल पेपर से लिए हैं, 111 नंबर है क्वेश्चन का, और ये सेट ए है सारा, ठीक है। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, सेट ए है, 68 बीपीएससी का ये पेपर है, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन करते समय आपको एक चीज, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे कह रही है तो 68 का है, आप 71 देखिए, 78 देखिए, तो जब आप ये क्वेश्चंस देखेंगे, 69 देखिए, तो आपको पता चलेगा कि साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे 71 का क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सो आपको तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा, उस तरफ आपकी तैयारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। अब वो फॉर्मूला बेस्ड या फिर जनरल नॉलेज टाइप का जो क्वेश्चन आता था साइंस से, वैसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ठीक है। सो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में बढ़े, इसके लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 111 देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ थिन strips of black paint are made on the surface of a convex lens. convex lens, ठीक है, एक convex lens है जिसके ऊपर ब्लैक पेंट लगाया गया है, बहुत सारे स्ट्रिप्स, ठीक है। तो convex lens कैसा होता है आपको पता है कि ये आपका convex lens है, ठीक है। और ऐसा मान लीजिए कि इसके ऊपर ब्लैक पेंट, ऐसे स्ट्रिप्स बनाए गए हैं ब्लैक, बहुत सारे, ठीक है। तो इतना समझने के लिए काफी है, ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स मान लीजिए। फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ आपको पता ही है कि फोकल लेंथ जब निकालते हैं तो ये अगर मेन एक्सिस है इस लेंस का, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका फोकल लेंथ होगा, जो कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे आप इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स, ठीक है। तो इसके इधर कोई एक व्हाइट हॉर्स है, ठीक है, ऐसा व्हाइट हॉर्स हम मान लेते हैं। ऐसा है, मेरी पेंटिंग ड्राइंग काफी खराब है, स्केचिंग, सो जस्ट बी विद इट। सो ये व्हाइट हॉर्स है, इसका इमेज बनाना है, राइट। अब देखो पूछ रहा है ऑप्शन में जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, जो इमेज होगा वो कैसा होगा, जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, यानी कि हॉर्स जो है वो जेब्रा बन जाएगा। इज इट पॉसिबल कि घोड़े का इमेज जेब्रा बन जाए? नॉट पॉसिबल, राइट। तो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं कि इमेज जो है कैसा भी बनेगा, तो इमेज यही बताता है कि वो कैसी चीज है। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है। लेंस क्या करता है, तो बड़ा कर देता है या छोटा कर देता है, तो वो चीज तो वही रहेगी ना, घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा, जेब्रा तो नहीं बन जाएगा। सो जेब्रा वोंट बी द आंसर। हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, ये आपको लग सकता है कि हाँ ये तो शायद हो सकता है कि एक घोड़ा है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स बन गए हैं, ठीक है। हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देखो इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर आंसर ही होगा, मतलब मल्टीपल आंसर पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन तो आउट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन कहता है हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स। ब्लैक स्ट्रिप का मतलब क्या है कि इमेज क्या करता है कि जो चीज आपने रखी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसी का इमेज बनाएगा। लेंस यही करता है, उसका इमेज बनाता है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स होंगे उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट होगा इमेज में, इसके रेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, और इस तरीके से ये आपको घोड़ा ही दिखेगा, ठीक है।
अब वो घोड़ा कैसा होगा वो हमें देखना है। तो अब देखिए जहां पे भी ब्लैक स्ट्रिप्स हैं उससे तो लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है। तो जो लाइट यहां से पास नहीं करेगी, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, इसको ध्यान से समझो क्योंकि क्वेश्चन है तो बहुत कॉन्सेप्चुअल। मान लो घोड़े का ये पैर है, ये पार्ट है घोड़े का, तो इसका इमेज इस ब्लैक स्ट्रिप की वजह से यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो गई है, फिर नहीं बना है इमेज, अगर ऐसा है तो। लेकिन इस पार्ट का इमेज इस पार्ट से तो बनेगा ही, ठीक है। मतलब लेंस के हर एक पार्ट से घोड़े का हर एक पार्ट का इमेज बनेगा। तो जहां पे ब्लैक स्ट्रिप्स है उसकी वजह से सिर्फ ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वहां पे ब्राइटनेस कम दिखेगा, ब्लैक मार्क नहीं दिखेगा, राइट। दैट इज द पॉइंट। तो यहां से इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। सी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल था, इसमें बहुत सारे लोगों ने ब्लैक स्ट्रिप्स लगाया था, ठीक है। जब एग्जाम के बाहर आए थे लोगों ने ऐसा बताया था कि ब्लैक स्ट्रिप हमने मार्क किया है, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ठीक है। जो इमेज होगा उसकी ब्राइटनेस सिर्फ कम हो जाएगी, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कभी आपको देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि 100 बार कोई बार पूछ चुका होगा, ठीक है, 100 टाइम्स, नॉट 100 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉट ओनली बीपीएससी, अलग 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 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो बदल जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय। श्रिलनेस का मतलब क्या है, पतलापन आवाज में, ठीक है। जैसे विमेन की, फीमेल की जो वॉइस होती है वो काफी पतली होती है, वो श्रिल वॉइस होती है, ठीक है। मेल का वॉइस थोड़ा वो मोटा होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो श्रिलनेस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करेगी। सो फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड बताएगा कि साउंड कितना लाउड है, लाउडनेस बताता है, एम्पलीट्यूड टेल्स यू लाउडनेस, लाउडनेस, ठीक है। और वेवलेंथ अगेन फ्रीक्वेंसी का ही फंक्शन है, तो इट वोंट टेल एनीथिंग अदर देन श्रिलनेस। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फ्रीक्वेंसी से, श्रिलनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा श्रिल वॉइस होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। पर यह है कि जो श्रिल वॉइस होगी वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। जैसे जो चाय बेचता है या जो हॉकर्स होते हैं, जो गली में सामान बेचते हैं, वो अपनी आवाज़ को पतला करके बोलते हैं, उससे क्या होता है कि आवाज़ दूर तक जाती है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उससे पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लाइट के केस में भी देखेंगे तो जो गामा रेज है, ठीक है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, राइट। और नीचे जब आएंगे जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है गामा रेज से, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है। सेम चीज़ साउंड में भी है, राइट। सो यहाँ पे क्या पूछा है कि श्रिलनेस इज ऑफ ए साउंड इज डिटरमिन्ड बाय। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर होता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ हम डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, हम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। जब हम बोलते हैं वी प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी, उसके बेसिस पे वेवलेंथ डिसाइड होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज द मेन थिंग, वेवलेंथ इज नॉट द मेन थिंग। तो इसका आंसर अब देखो होना तो चाहिए नन ऑफ द एबव, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए ई। लेकिन बीपीएससी ने आई डोंट नो क्या दिया है, पर इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए ई, जो कि नन ऑफ द एबव, ठीक है। ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। बहुत सारों ने इसमें वेवलेंथ भी दिया है, बहुत सारे कोचिंग वालों ने, पर दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ फ्रीक्वेंसी वर्क्स, हाउ साउंड वेव वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। सो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। आई होप कि आपको ये क्लियर है, समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following photoelectric devices is most suitable for digital application? photoelectric devices, डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल एप्लीकेशन में क्या है, वो स्विच की तरह काम करता है। जो भी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होंगे वो स्विच की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, ये एनर्जी के लिए काम करता है। तो इसका डिजिटल डिवाइसेस में वैसा कोई रोल नहीं है। फोटो इमीटर, ये तो एलईडी होगा। फोटो डायोड ना, फोटो डायोड जो है ये एक बड़ा ही सिंपल, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जो हम सर्किट बनाते हैं डिजिटल सर्किट, उसमें इसको हम यूज करते हैं डायोड को, राइट। और ये बड़े काम की चीज होती है। सो यहाँ पे फोटो डायोड इसका राइट आंसर होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ नहीं होगा, ये हमारा फोटो डायोड होगा।
लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि फोटो इमिटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना लिबरल सोच रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी वाले जब साइंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय वो थोड़ा सा लेस केयरफुल रहते हैं, ये मैंने देखा है। 71st का भी जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं आपको वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे फिजिक्स का क्वेश्चन फ्रेम करते समय दे डू नॉट थिंक मच, ठीक है। वो हर एंगल से नहीं सोचते फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर, वो बहुत ही लेजी फ्रेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। तो या तो सी देंगे इसका आंसर, और अगर ज़्यादा लिबरल हुए तो ई भी दे सकते हैं, फोटो इमीटर भी ले सकते हैं। पर फोटो इमीटर का वैसे कोई मेजर रोल नहीं है, फोटो डायोड का बहुत ही मेजर रोल है डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसलिए अगर मुझे मार्क करना है आई विल गो विद सी, राइट। क्लियर है, सी आंसर। देन नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। कह रहा है बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। अब समझना पड़ेगा कि बॉल बेयरिंग हम क्यों यूज करते हैं। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके ऊपर एक बॉक्स है और इसको हमें खींचना है, तो हम इसको घसीटेंगे, तो उस समय जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। लेकिन इसी के नीचे अगर दो चक्के लगा दिए जाए बॉल बेयरिंग वाले, तो अब क्या है, वो उसमें दो लेयर्स होते हैं बॉल बेयरिंग में, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे होते हैं, और यहाँ पे बॉल्स होते हैं लगे हुए। इसमें एक्सल होगा, यहाँ पे एक्सल फिट होगा, और ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, ये वाला मूव करता है, रोटेट करता है, बाहर वाला, ठीक है। और इसी बॉल्स पे रोटेट करता है, सो दैट इज बॉल बेयरिंग। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था पहले से, वो अब रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। सो इसका सही आंसर होगा रोलिंग फ्रिक्शन। सॉरी, मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा जुकाम भी। बदलते हुए मौसम का ये असर है कि गला जाम हो चुका है मेरा। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ठीक से समझाऊंगा। A goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards after holding the ball short at the goal. अब गोल कीपर है, तो मान लीजिए कि ये नेट है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। गोल कीपर है, ये आपका गोल की है, और यहाँ से एक बॉल आता है और वो इसको कैच करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, कैच करेगा, ठीक है। दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू, अब वो क्या करता है, पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, अपना हाथ पीछे खींचता है बॉल पर कैच करने के बाद। हमने क्रिकेट में भी देखा है, जैसे बॉल हम कैच करते हैं, वी पुल आवर हैंड्स बैक, अगर हाथ पीछे नहीं खींचोगे तो हमें चोट लगती है, ठीक है। होता क्या है, चोट लगती है, इसका मतलब है कि फोर्स लगा आपके ऊपर। तो फोर्स का फॉर्मूला ही होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसको हम डेल्टा पी लिख देते हैं, पी से मोमेंटम रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट का मतलब ही होता है नीचे टाइम, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। अब देखो फोर्स यहाँ पे डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है, तो डेल्टा टी जितना बड़ा होगा फोर्स का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। जैसे कि 5/10 लिख दे, 15/5, 15/15 का वैल्यू कितना होगा 1, और 15/5 कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा 3। यानी कि नीचे जितना कम है वैल्यू फाइनली उतना ज्यादा हो जा रहा है। तो नीचे अब जितना ज्यादा टाइम लगाओगे बॉल कैच करने में, आपको चोट उतना कम लगेगा, फोर्स उतना कम लगेगा। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करेगा, आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो मोमेंटम का चेंज बढ़ा देगा, कम कर देगा, सॉरी, ठीक है। डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर। इसमें क्या, एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, ये नहीं होगा। इंक्रीजेज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, ये तो चाहिए ही नहीं, हमें तो फोर्स कम करना है, ठीक है। और सी ही, ये तो इजी है, ऑप्शन अगर देखो तो काफी इजी। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको कम कर देगा। एफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको कम कर देगा, उसका वैल्यू कम कर देगा अगर हमने टाइम ज्यादा लिया तो।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। ये न्यूटन लॉ से आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है ये, एंड इसी से फोर्स का डेफिनेशन, एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ निकलता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगेन एक सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट कोई अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घूमते रहने के लिए, टू मेक श्योर दैट दिस बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम हो गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो एक कोई पत्थर है, उसको धागे से बांध के आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो जितना आप एक चीज ध्यान देना कि जितना तेजी से अगर घुमाना चाहोगे उतना जोर आपको लगाना पड़ेगा हाथ से, और जितना धीरे धीरे घुमाना चाहोगे उतना आराम से आप इसको घुमा सकते हो ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि इस रस्सी में जो टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, रस्सी में जो टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब आंसर देख लो, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल टू कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, फ्लाई के लिए नहीं, उसको कीप द मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव करता रहे उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द, बी इज द, सॉरी ए इज द राइट आंसर, नॉट बी, बी नहीं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे जाते हैं तो आई होप कि आप इसको जरूर कर लेंगे सही। अगला देखिए 118 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे इन्वॉल्व है गला मेरा खराब हो गया फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी में जब चेंजेस होंगे तो उस समय बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको होल्ड कीजिए। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी को, जैसे बॉम्ब फट रहा है, केमिकल एनर्जी है उसके अंदर, उसमें हमने आग लगाया, वो हीट में बदल गया, बॉम्ब फट गया। सो यहाँ पे फ्रिक्शन का तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, नाउ दिस इज द आंसर। मान लीजिए कि एक रोड है जिसके ऊपर एक ऐसे गाड़ी है जो चल रही है, ठीक है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है, और इसको आपने ब्रेक लगा दिया एकदम से। ठीक है, तो गाड़ी क्या होगी, यहाँ पे आकर के रुक जाएगी, टायर घिसेगा, रोड पे ब्लैक मार्क हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से ये गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि टायर्स गर्म हो जाएंगे, इंजन भी गर्म हो सकता है। सो जहां जहां पे फ्रिक्शन लगेगा वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उस फ्रिक्शन की वजह से हीट में चेंज हो जाएगी। सो सी हैज टू बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ए एंड बी नहीं होंगे, सी इसका सही आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं। A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side, मतलब बस ऐसे जा रही है और जाते जाते ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, सडनली एकदम से कुछ दिख गया, यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही थी, उसने एकदम से राइट टर्न ले लिया। द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस विल, अभी देखो इनर्शिया का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोगों ने अगर इनर्शिया पढ़ा है ढंग से, 9th में ही आई थिंक इनर्शिया पढ़ना है। ठीक है, 11th में ही पढ़ना है इनर्शिया, तो इनर्शिया का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि बस अगर राइट साइड में जा रही है एकदम से, तो जो पैसेंजर्स होंगे वो लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाएंगे। ये तो आपने देखा है। ठीक है, बस में बैठ के देखो, अगर बस वाला राइट कट मारता है तो आप लेफ्ट की तरफ झुक जाओगे। राइट, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम तब झुकते हैं जब गाड़ी एकदम से रुक जाए, है ना। तो ये रुकी नहीं है, राइट साइड को जा रही है, तो हम लेफ्ट को मुड़ेंगे, बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यस, बेंड टुवर्ड नहीं, नहीं मोर देन भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। सो बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगर गाड़ी राइट को मुड़ जा रही है एकदम से, तो जो पैसेंजर है उसमें बैठा हुआ लेफ्ट की साइड को झुक जाएगा। ठीक है, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा, अगेन ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट अ स्टारिस्ट, अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ये नए नए क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं और आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक किया जा रहा है, एप्लीकेशन कि आप वो जो पढ़े हो क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन है ये। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट अ सितारिस्ट, यानी कि जो सितार प्लेयर है, ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लक द स्ट्रिंग सुटेबली, यानी कि वो कुछ ऐसे पेच वेच टाइट करते हैं। बाई डूइंग सो ही शी इज एडजस्टिंग, क्या एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप सितार प्ले करते हैं तो आप उसके जो तार हैं, उसमें जो तार हैं
उसको आप या तो टाइट करते हैं लूज करते हैं, अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो थोड़ा लूज करेंगे, कम लूज है कम टाइट है तो उसको आप टाइट करेंगे। उससे क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर गाना भी है तो उसके लिए भी पहले थोड़ा सा रियाज किया जाता है। देखना आपको जो क्लासिकल सिंगर होते हैं वो जो उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट करने के पहले वो फिर थोड़ा गले का प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और वो तबला वगैरह वाला भी जो है वो उसको वो धागे वागे टाइट करेगा, उसको आग में सेकते भी हैं। ठीक है, वो हमने देखा है, जो नगाड़ा बजता था पहले, नाच होता था गांव में, तो उसमें वो आग से सेकते थे, पेपर जला जला करके उसको सेकते थे, टाइट करते थे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसको चाहिए वो मिले। ठीक है, एम्पलीट्यूड नहीं, साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे से वो मैच करेगा जो उसको चाहिए। सो सी शुड बी द राइट आंसर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा गला बिल्कुल जवाब दे रहा है। गला खराब ऊपर से बोलना इज नॉट ए गुड आइडिया। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. No fixed shape, shape जो है वो fixed नहीं है पर volume fixed है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप जो है उसका फिक्स नहीं है। यानी कि वो कभी लिक्विड फॉर्म ले सकता है, मतलब जिस बर्तन में डाले उस बर्तन का शेप ले लेगा, तो ऐसा तो लिक्विड होता है। और वॉल्यूम लिक्विड की फिक्स्ड होती है, वो 1 लीटर एक बार आपने मेजर कर लिया तो अगली बार भी मेजर करोगे तो 1 लीटर ही होगा, वो 900 या 1100 नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो आइटम है वो कोई लिक्विड है। ठीक है, अगर लिक्विड है तो केरोसिन तो लिक्विड है, आपको पता है। कार्बन स्टील ऑब्वियसली ये तो सॉलिड हो गया, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। क्रिप्टन, क्रिप्टन एक गैस होता है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं है कि क्रिप्टन क्या है तो आपके लिए मुश्किल था, क्योंकि आपको क्रिप्टन पता होना चाहिए कि वो एक गैस होता है, अदरवाइज आप मोर देन वन भी मार सकते थे। पर इसका सही आंसर है बी, केरोसिन। केरोसिन इज लिक्विड और उसी के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो ये क्रिप्टन की वजह से थोड़ा मुश्किल हो सकता था कुछ लोगों के लिए। बी इज द राइट आंसर। Some metal oxide react with acid as well as base to produce salt and water. ठीक है, they are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxides. अब एम्फोटेरिक क्या होते हैं? वैसे जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। ठीक है, ऐसा उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या फिर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, राइट। तो एम्फोटेरिक में सबसे बड़ा जो रोल है वो एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम Al13 जो जिसका एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम। ठीक है, और दूसरा होता है जिंक। जिंक इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, उससे जो कंपाउंड बनेगा वो सारे एम्फोटेरिक होंगे। सो एल्यूमिनियम और जिंक जहां भी दिख जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर इज नॉट एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इसलिए कॉपर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों आउट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जब ये दोनों आउट हो गए तो मोर देन वन नहीं हो सकता, नन भी नहीं होगा, तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये ध्यान रखना एम्फोटेरिक होते हैं दोनों, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये चीज नोट कर लेना आप। ए इज द राइट आंसर, ए मार्क किया ना, हाँ। ये देखो, विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो काफी इजी है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, ग्रीन हाउस गैस। सो नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, सो मोर देन वन, मोर देन वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, न, हाँ डी, सॉरी, मोर देन वन। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट। अब देखो, एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो CO2 रिलीज करता है। ये कुछ केमिकल फॉर्मूले होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी में है, आई थिंक, यस 10th क्लास की एनसीईआरटी में है। वो केमिकल रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे हर साल ही एक सवाल पूछा जाता है। मैंने जितने पेपर किए हैं उसमें हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम मुझे देखने को मिला है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के टाइप पे, नाम पे, इन सब पे। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि और ये बिल्कुल वहीं से बेसिक आया है, तो इसका आंसर CO2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स टू मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर और CO2 रिलीज करता है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देन विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज, अब देखो ये एसिड का नाम है, ठीक है, जिसको इस ये है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है,
कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 और ये ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। सो इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है। कुछ एसिड्स का जो मार्केट नेम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें आसानी होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इज द राइट आंसर। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। अब देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा, उसके बाद एसिड बेस के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे एक बार में ही, ठीक है। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स, तो 3 टेस्ट ट्यूब बना लीजिए ना पहले, क्या दिक्कत है। एक में क्या है, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, इसमें डिस्टिल वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन्स एसिड एंड एसिड सोल्यूशन में बेस, इसमें एसिड है और एक में बेस है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। विच वन विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज करेगा, कौन सा, ठीक है। तो अगर ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, वो आपको याद रखने में दिक्कत हो सकती है कि कौन किसको चेंज करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। याद रखना BRA, याद रखना, बहुत सिंपल है। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन फर्दर। BRA, इसमें क्या है कि बेस जो है, ठीक है, सॉरी एसिड जो है, नॉट बेस, जो फर्स्ट है इसमें आपको ध्यान रखना है, ये रिप्रेजेंट करता है एसिड, ये करता है ब्लू, और ये करता है रेड को रिप्रेजेंट। B स्टैंड्स फॉर ब्लू, R फॉर रेड और A फॉर एसिड, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा, वो होगा एसिड। ब्लू को जो रेड में चेंज करेगा वो होगा एसिड, और अगर रेड को ब्लू में चेंज करना है ऐसे, तो वो होगा बेस, ठीक है। रेड को ब्लू में चेंज करेगा तो वो होगा बेस, ब्लू को रेड में अगर चेंज कर रहा है तो वो होगा एसिड। यहाँ पे कर रहा है रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में, यानी कि वो बेस है, तो आंसर हमारा हो गया बेस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अगर ध्यान रखा तो आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा, एसिड बेस ऐसे पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, यस। बस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक कुछ 15 क्वेश्चंस देखे हमने, राइट। और इसमें ये पार्ट 1 था, बीपीएससी का जो हमने क्वेश्चन देखा साइंस का, उसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और ये फिर खत्म हो जाएगा। हर साल वाले साइंस में 30 क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट, उसमें 2 पार्ट होंगे, और आप उसको देख करके उससे ज़रूरत की चीज़ें नोट कर सकते हैं और उससे नोट बना सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें हमेशा रिपीट होते हैं, वो भी आपको पता चलेगा, राइट। सो दिस इज द वे यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, योर 72nd, क्योंकि आप ऑब्वियसली 72nd के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो जो लोग भी 72nd या उसके आगे के लिए प्रिपेयर